ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स तो उच्च जाति से आते हैं, पर गिग इकोनॉमी में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। जाति आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती है। कौन क्या काम करेगा, कौन पढ़ पाएगा, कौन जमीन का मालिक होगा और कौन सिर्फ मजदूर बनेगा। क्या कास्ट सेंसस हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है? देश की 41% वेल्थ पर अपर कास्ट का कंट्रोल है। आईआईटीज और आईआईएम्स में 80% फैकल्टी अपर कास्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 90% टॉप पोजीशंस पर अपर कास्ट हैं। मीडिया में भी 90% टॉप पोजीशंस पर उच्च जाति के लोग हैं। और तो और देश के 85% बिलियनियर्स अपर कास्ट से हैं। क्यों ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स तो उच्च जाति से आते हैं, पर गिग इकोनॉमी में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। बिहार के कास्ट सेंसस से पता चला कि वहां जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन में शेयर बस 15.5% है, जबकि अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का शेयर 63% है। पर जॉब्स, एजुकेशन और दूसरे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में अपर कास्ट ही आगे है। जब एक राज्य की स्थिति ये है तो इससे आप देश का भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कास्ट सेंसस हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है? क्या कास्ट सर्वे के बाद कुछ बदल सकता है? आज देश में जब बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम पर है, क्या सेंसस डेटा पॉलिसीज को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है? आइए बात करते हैं इस एपिसोड में। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हमारे शहरों में क्यों इतनी भीड़ भाड़ है, क्यों ढंग के रोड नहीं है, जितने लोग हैं उनके हिसाब से ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रहने की जगह, ना नौकरियां। कितना स्मार्ट सिटी मिशन चलाया, कितना स्वच्छ भारत भी कर लिया, पर ना तो हमारे शहर स्मार्ट बने ना ही स्वच्छ। क्या कारण है कि हमारी पॉलिसीज बनते बनते ही फेल हो जाती हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सीधा संबंध सेंसस से भी हो सकता है तो आप हैरान तो नहीं होंगे। भारत की राष्ट्रीय जनगणना हर 10 साल में नियमित रूप से होती आई है, पर इसमें 5 साल से ब्रेक लगा हुआ है। पिछला सेंसस 2011 में हुआ था। उसके बाद जनता का क्या हुआ, हमारे पास डेटा नहीं है। सेंसस या जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों की संख्या गिन ले। ये किसी भी तरह की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कितने घर बनाए जाएं, कितने नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कितने लोगों को कहाँ स्कूल्स की जरूरत है, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहिए, एटसेट्रा। सोचिए 2011 के बाद देश कितना बदल गया है, पर हम 2011 के डेटा के बेस पर ही काम कर रहे हैं। 2011 में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 32% थी, पर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 50% से भी अधिक हो सकती है। पिछले सालों के पलायन, गिग वर्क का फैलना, कंस्ट्रक्शन में आया बूम, सब इसी की गवाही देते हैं। लेकिन अगर हम इस चेंज को डेटा में नहीं लाएंगे तो लोगों के लिए सही पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? उनके लिए साफ पानी, हवा, ट्रांसपोर्ट और आवास कैसे जुटाएंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेंसस ना होने की वजह से लाखों लोग सब्सिडाइज्ड अनाज से वंचित हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का गोल है कि 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराना चाहिए, पर 2011 का डेटा तो आउटडेटेड हो गया और इस बीच पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो अनुमान है कि 12 करोड़ एलिजिबल लोग पीडीएस से बाहर ही हैं। यही हाल कई सारी स्कीम्स का है। मतलब डेटा ना होने की वजह से लोग वेलफेयर स्कीम से बाहर हो रहे हैं। जनगणना केवल एक आंकड़ा इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, यह समाज के आईने में खुद को देखने का अवसर है। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां जाति, वर्ग, क्षेत्र और भाषा के परतें एक दूसरे में उलझी हुई हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव और ईमानदार जनगणना जरूरी है, ताकि हम अपने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझ सकें और उन्हें मिटा सकें। तभी तो सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। जिस देश में आइडेंटिटी से लेकर इकोनॉमिक्स कास्ट के साथ इंटरलिंक्ड है, वहाँ कास्ट को अनदेखा नहीं कर सकते। जाति आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती है। कौन क्या काम करेगा, कौन पढ़ पाएगा, कौन जमीन का मालिक होगा और कौन सिर्फ मजदूर बनेगा। आंकड़े बताते हैं कि ऊंची जातियों के पास डिस्प्रपोर्शनेट संपत्ति है, नौकरियां हैं, जमीनें हैं। वहीं दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग आज भी हाशिए पर हैं। बिना इन आंकड़ों के हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। जनगणना हमें यथार्थ दिखाती है। बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ 2022 में जाति सर्वे हुआ। पता
चला कि सबसे ज्यादा आबादी पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, लगभग 63%। लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी इन्हीं में है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों में 42% से ज्यादा गरीबी है। बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में गरीबी 33% है, जबकि जनरल कैटेगरी परिवारों में से 25% गरीब हैं। बिहार के 34.3% परिवार 6,000 रुपए महीना या उससे भी कम पर गुजारा करते हैं। साथ ही ये भी पता चला कि बिहार में 95.49% लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है। पॉपुलेशन के सिर्फ 3.8% लोगों के पास टू व्हीलर है और इनमें से भी 2.01% लोग उच्च जाति के हैं। प्रदेश के 52% लोग सिर्फ क्लास 10 या उससे कम तक ही पढ़े हैं और यही 2600 स्कूल्स को मर्ज किया गया है। कितने ही स्कूल्स बंद हो गए हैं और ये हाल तो सर्वे रिजल्ट आने के बाद का है। क्या सरकार को शिक्षा के हालात देखते हुए कुछ बेहतर कदम नहीं उठाना था? राज्य की कुल जनसंख्या में से केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं। नौकरी और रोजगार की बात करें तो बिहार में केवल 1.57% लोग सरकारी नौकरियों में हैं, जिसमें से अपर कास्ट का शेयर दुगने से ज्यादा है। 3.19% अपर कास्ट लोग सरकारी नौकरियों में हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में यह आंकड़ा 0.98% है। एससी में 1.13% और एसटी में 1.37% है। ओबीसी समुदाय में यादवों के 1.55%, कुर्मी के 3.11% और कुशवाहा के 2.76% लोग सरकारी नौकरी में हैं। सोचिए, इन्हीं बातों से तो पता चलता है कि किसको कितनी और कहां मदद की जरूरत है। अब बिहार सरकार ने तो टोटल रिजर्वेशन को 65% तक बढ़ाया है, पर इसमें भी लीगल पेंच है। तेलंगाना में भी सरकार ने सभी जातियों की जानकारी इकट्ठा की ताकि यह देखा जा सके कि कौन किस हालत में है। वहाँ भी ज्यादातर आबादी पिछड़े वर्ग की है। बैकवर्ड कास्ट की संख्या 56.33% है। हालांकि इस सर्वे के सारे रिजल्ट्स अभी जारी नहीं किए गए हैं, पर सरकार ने अपने रीसेंट बजट में ऑलरेडी बैकवर्ड कास्ट के लिए एलोकेशंस कर दी हैं। एससी कम्युनिटीज के लिए 40,000 करोड़, एसटी कम्युनिटीज के लिए 17,000 करोड़ और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए 11,400 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसी मार्च में तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक नया रिजर्वेशन बिल पास किया है। इसमें ओबीसीज का कोटा 29% से बढ़ाकर 42% किया गया है। एससी कोटा को भी बढ़ाकर 18% किया गया है और एसटी कोटा को 10% लाया गया है। इसको गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस में लागू किया जाएगा। हालांकि रिजर्वेशंस पर 50% का कैप है, मतलब आप 50% से ज्यादा कोटा रिजर्वेशंस नहीं दे सकते। पर तेलंगाना में सभी का कोटा बढ़ाने के बाद ये नंबर 70% हो जाता है। तेलंगाना की सरकार ऑलरेडी 70% रिजर्वेशन का बिल पास कर चुकी है। इसके सामने क्या लीगल चैलेंजेस आएंगे, आने वाला समय ही बताएगा। बिहार और तेलंगाना की यह पहल दिखाती है कि कैसे सटीक और व्यापक डेटा सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद कर सकता है। यह न केवल वंचित समुदाय की पहचान करता है, बल्कि उनके उत्थान के लिए नीतियों के निर्माण में भी सहायक होता है। पर असल बात है कि पहले ठीक से सेंसस तो हो। एक निष्पक्ष और न्याय संगत सेंसस वही होगा जो जाति को इंक्लूड करे, सोशो इकोनॉमिक डेटा को डिटेल में इकट्ठा करे, ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिव हो और जेंडर सेंसिटिव हो। वैसे तो हमारे पास रीसेंट 3 मॉडल हैं, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका, जहां सेंसस करवाए गए हैं। इनमें से कंपेयर करने पर तेलंगाना का मॉडल ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कंसल्टेशन से शुरुआत की, उनके इनपुट्स लिए और उन्हें शामिल भी किया। जहां बिहार के सर्वे में 17 क्वेश्चन पूछे गए, वहीं तेलंगाना के सर्वे में टोटल 75 क्वेश्चंस थे। जैसे रिलीजन और कास्ट के साथ साथ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज लोगों से ये भी पूछा गया कि क्या आपको पूजा करने जाने पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिहार में सर्वे के दौरान जानकारी को सीधा एक ऐप की मदद से तुरंत डिजिटली फीड किया गया, पर तेलंगाना में पेन और पेपर से पहले क्वेश्चनेयर भरे गए, फिर फीड किए गए। जातिगत जनगणना को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि धारणाओं और नफरत के आधार पर। क्योंकि पहले ही कास्ट सेंसस पर मोदी सरकार के यू टर्न से लोग चिंतित हैं, तो डर है कि ये होगा भी या नहीं, या ये बस एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन बनकर रह जाएगा। अब तो भक्तों का मेल्टडाउन भी निपट चुका है, अब तारीख डिसाइड कर ही लेनी चाहिए। साथ ही बजट की भी बात है। अगर सरकार सीरियस है तो उसको सेंसस के लिए कुछ बजट रखना चाहिए था, पर फरवरी में आए बजट में सरकार ने एक्चुअली सेंसस का बजट कम कर दिया। ओरिजिनली 2021-22 में सेंसस के लिए 3,748 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ था, पर
अब की बार बस 574 करोड़ ही एलोकेट हुआ है। फिर भी अब बात चल ही निकली है तो सेंसस करा ही लेना चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इन अदर न्यूज, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि अडानी ग्रुप और ट्रंप के अधिकारियों के बीच जबरदस्त बात चल रही है। अडानी ग्रुप ने यूएस के टॉप लॉयर्स को हायर किया है और कई रिपब्लिकन्स का सपोर्ट भी उनको मिल गया लगता है। तो क्या उन पर लगे ब्राइबरी के आरोप जल्द ही खत्म हो जाएंगे? हाँ, अब ज्यादा हैरान नहीं होंगे। जैसा कि हमारे देश में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमीर आदमी की लाठी तो सभी देशों में चलती है। पुस्तक प्रेम में बैंक ने उड़ाए करोड़, जनता पूछे ये ज्ञान या कोई और जोड़? क्या कोई किताबों का इतना प्रेमी हो सकता है कि 2 लाख कॉपीज खरीद डाले? यस, रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये कारनामा करके दिखाया। बैंक ने 7.25 करोड़ लगाकर फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम की किताब इंडिया एट 100 की 2 लाख कॉपीज खरीद डाली। वो बोले कि अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज वगैरह को बांटनी है। वाओ, काश हमारे एपिसोड को भी कोई ऐसे ही सर्कुलेट करता। बट सीरियसली, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक इतना पैसा लगाकर ऐसे काम कर सकते हैं? रिसेंटली केवी सुब्रमण्यम को IMF से भी वापस बुला लिया गया है, इसीलिए ये विवाद थोड़ा और गहरा गया है। आप जानते ही हैं कि आम आदमी के लिए छोटी कार खरीदना भी बड़ा सपना हो गया है। रिसेंटली मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गवा ने कहा कि भारत में अधिकांश लोग अब एंट्री लेवल कार भी नहीं खरीद सकते। सिर्फ 12% भारतीय परिवारों की एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा है। यही है जो 10 लाख या उससे ज्यादा कीमतें वाली कार खरीद सकते हैं। एंट्री लेवल कारों की कीमतें हाल के वर्षों में लगभग 90,000 तक बढ़ गई हैं, जिससे ये कारें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। तो सर, छोटी सस्ती कार बनाओ ना, किसने रोका है? एक नैनो गाड़ी ही थी, उसको भी ऑटो ऑटो कहकर मार्केट से आउट कर दिया। अब जनता के लिए अच्छा है कि वो ऑटो ही ले ले, ताकि कुछ इनकम भी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।